अगर दुनिया में मौजूद तमाम के तमाम ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या होगा? क्या क्लाइमेट में होने वाला चेंज सिर्फ पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है? क्या होगा अगर समंदरों की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ई लेक्चर पीके। ये कुछ सवाल जो आजकल के मौसमी हालात की वजह से हम सब के जहनों में उभर रहे हैं। इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। टॉपिक हमारा आज का ये है, मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट विल राइज द सी लेवल अप टू 10 इंच। मतलब ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है उसके मेल्ट होने से हमारे समंदरों की सतह 10 इंच तक बुलंद हो सकती है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है क्या? इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट आइस बॉडी इन द वर्ल्ड आफ्टर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो टोटली फ्रोज़न कॉन्टिनेंट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आइस एरिया है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आइस एरिया ज़्यादा है वो ग्रीनलैंड का है। इसका टोटल एरिया 1,710,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ पर जो बर्फ़ की एवरेज थिकनेस है दैट इज़ 5,000 फीट। ग्रीनलैंड का हमने देख लिया क्या है। अब हम ग्रीनलैंड की लोकेशन देखेंगे तो ग्रीनलैंड हमारी अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ पोल पे जहाँ आर्टिक सर्कल है वहाँ पर ये मौजूद है। टोटली फ्रोज़न एक एरिया है। और नेक्स्ट हमारे जहन में जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ हाउ ओल्ड द ग्रीनलैंड आइस इज़। ग्रीनलैंड पर मौजूद बर्फ़ कितनी पुरानी है? तो जनाब ये 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 1 मिलियन साल पहले से यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट अबाउट राइज इन सी लेवल एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मतलब यहाँ पर समंदरों की सतह बुलंद होने पे और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के बारे में हमारे साइंसदानों की क्या राय है। तो एक नई तहकीक के मुताबिक साइंसदानों का ये ख्याल है कि दुनिया के तमाम समंदर जो पहले ही तकरीबन 10.8 इंच सालाना की रफ्तार से बुलंद हो रहे हैं, उनमें पानी की सतह इतनी बुलंद हो रही है ग्रीनलैंड की बर्फ़ के पिघलने की वजह से। चाहे हम ग्रीन हाउस गैसेज या दूसरी गैसेज की वजह से ज़मीन को या ज़मीन के क्लाइमेट को गर्म नहीं भी करे, तब भी हमारे जो समंदरों में पानी की बढ़ने की शरह है वो 10.8 इंच सालाना है। साइंसदानों ने इस बात से भी ख़बरदार किया है कि अगर एनर्जी के इस्तेमाल का रुझान इसी तेज़ी से जारी रहा तो समंदरों में पानी की सतह कई गुना बढ़ सकती है। अभी हाल ही में नेचुरल क्लाइमेट चेंज के नाम से एक पेपर शाया हुआ। अब देखते हैं कि उस पेपर में ग्रीनलैंड के बारे में क्या तज्ज़िया किया गया। उस पेपर में ग्रीनलैंड के वो एरिया जहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और जहाँ पर अभी बर्फ़ मौजूद है, जब उन दोनों का मवाजना किया गया तो इस बात का सबूत मिला है कि बर्फ़ वाला इलाका तेज़ी से सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है और जो इलाका जहाँ पे बर्फ़ मेल्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब पानी की सतह बहुत तेज़ी से बुलंद हो रही है। इसी सिलसिले में डेविड वेयर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, उनका ओपिनियन देखते हैं। उनके मुताबिक भी ग्रीनलैंड का ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है और इसके तेज़ी से पिघलने की वजह से पूरी दुनिया में समंदरों में पानी की सतह बहुत तेज़ी से बुलंद हो जाएगी। बल्कि ग्रीनलैंड पूरी दुनिया के समंदरों में पानी की सतह को बुलंद करने का सबसे बड़ा ज़रिया बन रहा है। और अगर पूरी दुनिया का टेम्परेचर इसी रफ्तार से ज़्यादा होता रहा तो ग्रीनलैंड में मौजूद तमाम बर्फ़ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया के समंदर 20 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। ग्रीनलैंड की बर्फ़ के पिघलने के हवाले से इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी एक रिपोर्ट दी, जिनके मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ़ के पिघलने की वजह से पूरी दुनिया में मौजूद समंदरों की सतह 2 से 5 इंच सालाना तक बुलंद हो रही है। ये रिपोर्ट शाया होने के बाद एक अलार्मिंग साइन हमारे लिए क्यों बन गई है? क्यों इस रिपोर्ट में ग्रीनलैंड के बारे में जो भी डाटा है वो इतना रिलायबल है?
क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद सारे का सारा डाटा सैटेलाइट से हासिल शुदा है। ये किसी कंप्यूटर से नहीं लिया गया जो कि पहले मौजूद सारे पेपर्स में होता था, सैटेलाइट से, क्योंकि सारे की सारी उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इसलिए ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। फ्रॉम 2002 to 2020 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस। मतलब 2002 से लेकर 2020 तक ग्रीनलैंड की आइस की मेल्ट होने की एवरेज क्या थी। तो ये एवरेज 279 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है बहुत तेज़ी से। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2100 तक बर्फ़ पिघलने की वजह से हमारे जो समंदर हैं उनमें पानी की सतह 10 इंच तक बुलंद हो जाएगी। लेकिन स्कैम्बोस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में ही आइस शीट के एक्सपर्ट हैं और वो इस सारी तहकीक में शामिल नहीं हैं, उनके मुताबिक हो सकता है कि ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ है उसको पिघलने में इससे ज़्यादा अरसा भी लग जाए, या मौसमियाती तब्दीलियाँ अगर बहुत तेज़ी से रोनमा हो रही हैं तो उसकी वजह से बहुत कम अरसे में भी ग्रीनलैंड की बर्फ़ जो है वो पिघल सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज किस तरह हो रहा है। जिस तरह तेज़ी से हो रहा है, मे बी बहुत कम अरसे में ये सारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो और बहुत तेज़ी से ये ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघल जाए और हमारे समंदरों की पानी की सतह बहुत तेज़ी से बुलंद हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि इन ग्रीनलैंड के तेज़ी से पिघलने और समंदरों की सतह के बुलंद होने से हमारी पूरी दुनिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स 3 तरह से हमारी जो अर्थ सरफेस है या हमारी जो पूरी दुनिया है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। वो 3 इफ़ेक्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर भी हो सकते हैं, हमारी इकॉनमी के ऊपर हो सकते हैं, या हमारे एनवायरनमेंट को मुतासिर कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होगा कि आइस मेल्ट होने से ओशियन कुड कवर ऑल द कोस्टल सिटीज़ एंड लैंड एरिया वुड श्रिंक। मतलब पूरे हमारे कोस्टल एरिया जो हैं वो पानी से कवर हो जाएंगे, हमारा लैंड एरिया बहुत कम हो जाएगा। लैंड एरिया जो ऑलरेडी ओनली 21% है वो और कम हो जाएगा और हमारे रहने के लिए और सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी इस पूरी दुनिया पे। और इसके अलावा कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं फिर उनको अपने घर छोड़ के दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ेगा। फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समंदरों में जब पानी की सतह बहुत बुलंद होगी तो उससे फ्लड का सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा। उससे हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर बुरे असरात पड़ सकते हैं। फ्लडिंग से ब्रिजेस, रोड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट जाएगा और उनको दोबारा बनाने के लिए हमारी इकॉनमी के ऊपर बहुत एक बोझ पड़ेगा। हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जो जंगल के अंदर रहने वाले जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हैबिटेट्स ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अगर इसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट्स हैं। बट राइट नो हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ के ग्रीनलैंड के मेल्ट होने की जो रेशो है उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं, क्योंकि 10 इंच जो एक एस्टिमेटेड रेशो है ये सिर्फ हमारा एक एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है। 2012 में ग्रीनलैंड की बर्फ़ इस कदर तेज़ी से पिघली कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में मौजूद जो हमारे समंदर हैं उनमें पानी की सतह 30 इंच तक बढ़ गई। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ग्रीनलैंड में मौजूद आइस की मेल्ट होने की रेशो के बारे में कुछ हमने रिसर्च पढ़ी, कुछ रिसर्च डिस्कस की, उसके इफ़ेक्ट्स भी हमने देख लिए। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट विल हैपन इफ़ द ग्रेट आइस शीट ऑफ ग्रीनलैंड मेल्ट। तो उसके नीचे क्या छुपा हुआ है, क्या मिलेगा हमें। तो आंसर ये है कि ग्रीनलैंड की आइस अगर मेल्ट होती है तो इसके नीचे एक बहुत बड़ी कैनियन है जो कि 2013 में डिस्कवर हुई। 2013 में हमारे साइंटिस्ट जो हैं या क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उनको इस बात का पता चला कि ग्रीनलैंड की आइस के नीचे एक बहुत बड़ी कैनियन है और ये 460 माइल्स तक स्ट्रेच है। 460 माइल तक ये कैनियन जो है ये फैली हुई है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ग्रीनलैंड की आइस के नीचे ये कैनियन मौजूद है।
तो ग्रीनलैंड की आइस के मेल्ट होने के बारे में और ग्रीनलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यू कैन ज्वाइन अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन आवर ब्लॉग साइट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। थैंक you very much. Stay happy, stay connected. Allah Hafiz.